हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम जो हमारा चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लिए थे और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अच्छे से सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स एग्जिबिट न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन। तो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ये तो हमें पता है, पर कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं और वो न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन दिखाते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल से इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कार्निवोरस प्लांट्स हमने पिछले के 2 लेक्चर्स से देखे हैं कि कौन कौन से हैं। तो कार्निवोरस प्लांट्स हमारे जो नेपेंथस यानी पिचर प्लांट और हमारा वीनस फ्लाईट्रैप, ये सारे हमारे कार्निवोरस प्लांट्स हैं। अब ये जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, इनमें कौन सा न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन होता है? तो जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, दे आर यूजुअली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। तो जो सॉइल नाइट्रोजन में डिफिशिएंट होता है, वहां पे ऐसे प्लांट्स उगते हैं। तो उन्हें नाइट्रोजन सॉइल से तो नहीं मिलेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करवा नहीं सकते। तो अब ये क्या करेंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक तो है, पर दे आर लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ऐसी उनकी वल्नरेबिलिटी है कि हाँ, ये तो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होंगे ही। तो इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी इनको होना बहुत लाइकली है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? दे हैव टू इवॉल्व टू बी कार्निवोरस। तो इन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप पिचर प्लांट में देखें तो जो लीफ लैमिना है, इट इज मॉडिफाइड इनटू द पिचर एंड लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू द लिड एंड देयर इज अ विंग्ड लीफ बेस। तो यहाँ पे जो लीफ एपेक्स है, यहाँ पे लिड की तरह मॉडिफाई हो गया है और लीफ लैमिना पिचर की तरह। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ आएगा तो ये लिड तुरंत क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे। और जो नाइट्रोजन है इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, वो प्लांट जो है उसको यूज करके अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेगा। तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन। तो हमें क्या ओवरकम करना है? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। सो दे हैव इवॉल्व्ड टू बी कार्निवोरस। तो दे हैव मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस। हमने देखा कि पिट्स हो सकते हैं, पिटफॉल्स हो सकते हैं, ट्रैप्स हो सकते हैं, स्टिकी म्यूकस हो सकता है, दैट इज हेल्पिंग देम टू ट्रैप इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। तो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट था सॉइल, इन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया ताकि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके इंसेक्ट से उनका नाइट्रोजन ले सकें और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। तो इसी को हम न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जब बोलता है कि कार्निवोरस प्लांट्स एग्जिबिट न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन, हमें एक एग्जाम्पल से इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो इस फैक्ट को तो हमने एक्सप्लेन कर लिया। एग्जाम्पल हमने लिया नेपेंथस का, कि जो नेपेंथस या पिचर प्लांट है उसमें लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर एंड जो लीफ एपेक्स है दैट विल बी मॉडिफाइड इनटू द लिड ऑफ द पिचर। और द इनर सरफेस ऑफ पिचर जो है वो क्या सीक्रेट करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड डिराइव द न्यूट्रिएंट्स। तो जब इन्होंने एग्जाम्पल बताने बोला तो आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, काफी आसान है। और आपको लेबल करना है लीफ लैमिना को मॉडिफाइड इनटू द पिचर एंड जो लीफ एपेक्स है दैट इज मॉडिफाइड इनटू द लिड ऑफ द पिचर। तो इससे हमारा पिचर प्लांट होता है और जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ये लिड बंद हो जाता है और अंदर तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो ही रहे हैं। तो इन डाइजेस्टिव जूसेस के वजह से जो इंसेक्ट है वो उसका डाइजेशन हो जाता है और जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस इंसेक्ट पर्टिकुलर इंसेक्ट से, इन दिस केस हमें क्या चाहिए? तो इन दिस केस हमें नाइट्रोजन चाहिए, वो भी हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ फार्मर एड्स एंड और सप्लाइज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन रेगुलरली टू हिज फील्ड एंड येट ही observes that the plants show deficiency of calcium, magnesium and iron. Give a valid reason and suggest a way to help the farmer improve the growth of plants. तो अगर आपने ध्यान से पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, इनकी डेफिशिएंसी किसकी टॉक्सिसिटी में होती है? तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी में होती है। तो ये 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो फार्मर है वो सब कुछ ऐड करता है अपने फील्ड्स में, पर ये टिपिकली 3 जो है उसको दिख रहे हैं कि इसकी डेफिशिएंसी हो रही है प्लांट्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वैलिड रीजन क्या होगा इसका? वैलिड रीजन ये होगा कि शायद प्लांट्स में मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि इन दिस केस द प्लांट्स आर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ CMI, calcium, magnesium and iron in spite of proper supply due to manganese toxicity. अगर इतने स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की ही डेफिशिएंसी हो रही है, इसका मतलब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से ही है ये। तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंगनीज क्या है? इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फोटोलिसिस रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है कि मैंगनीज MnCl2 के फॉर्म में फोटोलिसिस के रिएक्शन में हेल्प करता है एंड ऑल्सो मैंगनीज हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट है एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो रिएक्शन होती है प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा जो मैंगनीज है। अब ये मैंगनीज की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी लीड्स टू व्हाट? सो इसकी टॉक्सिसिटी होने की वजह से इट विल compete with iron and magnesium for uptake which results in reduction in their uptake. तो सबसे पहले अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है तो जो आयरन और मैग्नीशियम है उनका अपटेक नहीं हो पाता है बाय द प्लांट, और अगर वो अपटेक हो भी गए तो मैग्नीशियम से वो compete करने लगता है फॉर बाइंडिंग टू द एंजाइम्स। तो एंजाइम से मैग्नीशियम इंटरैक्ट करके एंजाइम एक्टिविटी को प्रमोट करने वाला था, उसको भी मैंगनीज जो है वो प्रिवेंट करने लगता है क्योंकि वो इंटरैक्ट करने लगता है एंजाइम्स के साथ एंड इट डज नॉट अलाउ मैग्नीशियम टू इंटरैक्ट विद द रिस्पेक्टिव एंजाइम्स। तो इसके लिए जो है हमारा मैंगनीज अलाउ नहीं कर रहा है, तो एंजाइम एक्टिविटी भी ठीक से नहीं हो पाएगी। उसके बाद क्या कर रहा है जो हमारा मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है कि इट विल इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम टू द शूट एपेक्स। तो जो हमारा शूट एपेक्स है उसके पास भी हमारा जो कैल्शियम है वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसको भी जो हमारा एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज प्रेजेंट है इन द प्लांट दैट इज प्रिवेंटिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम टू द शूट एपेक्स। तो जो शूट्स हैं उनकी एपेक्स है वहां तक कैल्शियम नहीं पहुंच पा रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे किसके किसके? तो कैल्शियम के, मैग्नीशियम के एंड आयरन के, इन तीनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें उस प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हमने वैलिड रीजन को तो बता दिया फार्मर को। अब फार्मर को चाहिए हमें अब फार्मर को हेल्प करना है ताकि वो अपने प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं? तो रेमेडी क्या है इसकी? तो फार्मर को क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि द अमाउंट ऑफ मैंगनीज इज नॉट एक्सेस इन द सॉइल। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि मैंगनीज का अमाउंट एक्सेस नहीं होना चाहिए, तभी तो हम मैंगनीज टॉक्सिसिटी को टैकल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो अगर पीएच जो है सॉइल का वो कम है उसकी वजह से मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हम मैंगनीज टॉक्सिसिटी को कैसे रिवर्स करेंगे? तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है सॉइल तो हम बेसिक चीजें ऐड कर देंगे। तो हम लाइम या फिर डोलोमाइट ऐड कर सकते हैं जिससे जो हमारा
pH है सॉइल का दैट विल बी रेज्ड एंड इट विल नॉट बी एनी मोर एसिडिक। तो बेसिक pH हो जाएगा तो हमारी टॉक्सिसिटी टैकल हो जाएगी। देन जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उसमें हम इंश्योर करेंगे कि कहीं ज्यादा मैंगनीज तो यूज नहीं हो रहा है, कहीं उसी के वजह से तो टॉक्सिसिटी नहीं है। तो फर्टिलाइजर्स में बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा एज अ रेमेडी। देन फिर क्या इंश्योर करना है हमें कि एक्सेस अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर नॉट अप्लाइड टू द सॉइल। तो हमें जो है ऑर्गेनिक मैटर यानी ज्यादा किसी चीज की एक्सेस भी अच्छी नहीं है, तो जो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक चीजें जो फार्मर्स डालते हैं तो वो भी इतना नहीं डालना है कि सॉइल का नेचर जो है एसिडिक हो जाए और एसिडिक होने की वजह से फिर किसी दूसरे एलिमेंट की टॉक्सिसिटी होने लगे। फिर जो जो वाटर लॉगिंग होती है, हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि राइस फील्ड्स में वाटर लॉगिंग होती है और जनरली भी वाटर लॉगिंग हो सकती है फील्ड्स में अगर हम एक्सेस वाटरिंग कर रहे हैं, तो हमें उसको भी प्रिवेंट करना है बाय इम्प्रूविंग द ड्रेनेज सिस्टम। एक तो ड्रेनेज हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर जो माउंट्स और रिजेस है उसकी हाइट हम इंक्रीज कर सकते हैं ताकि जो हमारी वाटर लॉगिंग है वो ना हो, वाटर इजिली स्लोप के थ्रू फ्लो करे और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमें ना हो। तो रेमेडीज में हम क्या करेंगे, पहले तो फर्टिलाइजर्स का ध्यान देंगे, फिर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा नहीं डालेंगे सॉइल में। अगर एसिडिक है पीएच सॉइल का तो हम उसमें बेसिक यानी लाइम या फिर डोलोमाइट डाल सकते हैं और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करना है ताकि हम मैंगनीज टॉक्सिसिटी को सक्सेसफुली हैंडल कर पाए और हमें ये फार्मर को बताना है, इन वेज को हमको सजेस्ट करना है फार्मर को। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट showed its symptoms initially in older leaves and then in younger leaves. Does it indicate that the element is actively mobilized or relatively immobile? तो 3 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन में, हम एक एक करके तीनों को करेंगे। तो सबसे पहले का क्वेश्चन जो है वो हमसे बोल रहा है कि does it indicate that the element is actively mobile or relatively immobile? तो ठीक है, तो जो एलिमेंट्स विच कैन नॉट एक्टिवली मूव विद इन द प्लांट, इमोबाइल मतलब क्या, जो मूव नहीं कर सकता है, तो जो मूव नहीं कर रहा है उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे इमोबाइल। तो अगर ये एलिमेंट्स जो हैं अगर डेफिशिएंट या फिर अनअवेलेबल होते हैं तो द फ्रैक्शन अवेलेबल विद इन द ओल्डर प्लांट्स विल नॉट गेट मोबिलाइज्ड टू द यंगर पार्ट्स। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं दैट विल अपीयर इन द यंगर प्लांट पार्ट्स। तो हमें क्या बोल रहा है कि जो सिम्टम्स हैं इनिशियली हमें ओल्डर लीव्स में देखने को मिले हैं, देन इन यंगर लीव्स। तो जो अगर इमोबाइल एलिमेंट्स होंगे वो ओल्डर पार्ट्स में रह जाएंगे और वो यंगर पार्ट्स में जाएंगे ही नहीं, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले हमें यंगर पार्ट प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस केस में हमें जो ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट है वहां पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो रिलेटिवली मोबाइल एलिमेंट है, क्योंकि इट मस्ट बी द डेफिशिएंसी ऑफ अ मोबाइल एलिमेंट, क्योंकि ये पहले ओल्डर लीव्स में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो एलिमेंट है वो ओल्डर लीव्स से यंगर लीव्स में जा चुका होगा, इसीलिए ओल्डर लीव्स में हमें इस मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है देखने को मिल रही है। तो हमें ये समझना है कि अगर प्लांट ओल्ड हो रहा है और एलिमेंट इमोबाइल है तो वो ओल्डर लीव्स में ही रहेगा, वो यंग लीव्स में नहीं जाएगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल बी सीन इन यंग लीव्स, पर अगर मोबाइल है तो वो यंग लीव्स में चला जाएगा, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल बी सीन इन ओल्डर लीव्स। तो हमें यहाँ से ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि किसमें पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एलिमेंट इज मोबाइल और इनमोबाइल। उसके बाद है हमारे पास
Question number B. Name two elements which are highly mobile and two which are relatively immobile. तो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो हाईली मोबाइल हैं एंड दो ऐसे जो रिलेटिवली इमोबाइल हैं. पहले तो मोबाइल अगर होगा एलिमेंट तो ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगा सिम्टम्स, और इमोबाइल में हमारे पास यंगर लीव्स के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलेगा. तो क्या होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स मोबाइल एलिमेंट्स के? तो जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं दे कैन एक्टिवली मूव विद इन द प्लांट, और एग्जाम्पल्स होते हैं नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. फॉर एग्जाम्पल दो ही एग्जाम्पल्स हमसे पूछा है, तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर द एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इमोबाइल एलिमेंट्स आर कैल्शियम एंड सल्फर. हाँ, तो हमने सैक से याद किया था कि सैक इज इमोबाइल. आप ऐसे याद रख सकते हैं कैल्शियम एंड सल्फर, ऐसे उल्टे CaN+. तो कैल्शियम एंड सल्फर आर इमोबाइल एलिमेंट्स, विच इमोबाइल एलिमेंट्स यानी कि जो एक्टिवली मूव नहीं करते हैं इन द प्लांट, तो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो. ठीक है, तो ये था हमारे पास ए पार्ट और बी पार्ट हमने कर लिया. अब हम आते हैं सी जो है, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द एस्पेक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट टू हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. अब इस मोबिलिटी का हमको क्या काम आ रहा है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के अंदर. तो पहले तो हम फाइंड कर सकते हैं द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो हम अगर मोबिलिटी को समझ पाए, एलिमेंट की मोबिलिटी को, तो हम कॉज ऑफ डिजीज को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो हमें पता है कि कौन से मोबाइल हैं और कौन से इमोबाइल हैं. तो इस नॉलेज को लेके, और साथ ही अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, इस नॉलेज को लेके हम ऐसा कह सकते हैं कि आखिर किसकी डेफिशिएंसी के वजह से ये सिम्टम्स आ रहे होंगे. तो एक तो ये एडवांटेज हो गया हमारे पास एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में. तो और क्या हो सकता है कि अ क्रॉप इन विच ओल्डर लीव्स आर हार्वेस्टेड इफ शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल डिक्रीज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू. तो ऐसा कोई प्लांट होगा जिसके हमको ओल्डर लीव्स चाहिए, और उसमें इमोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से उसकी यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए ओल्डर लीव्स, और डेफिशिएंसी के वजह से उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले ओल्डर लीव्स में दिख रहे हैं और अब हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे. सो दैट विल डिक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दैट प्लांट. तो पहली तो ये दिक्कत है. और फिर जो क्रॉप्स इन विच फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड inflorescence are harvested, the immobile nutrients will not reach to the apex tip because of immobility, so this will reduce the yield. तो अब आप देखिए कि जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड इनफ्लोरेसेंस हैं, और ऐसा एक प्लांट है जिसमें इमोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो रखी है, तो ये तो ओल्डर लीव्स में ही रह जाएंगे, ये तो फ्लावर्स, फ्रूट्स और इनफ्लोरेसेंस के पास जाएंगे ही नहीं. तो अगर हमें उसी पार्ट को हार्वेस्ट करना है तो प्लांट की तो यील्ड रिड्यूस हो गई, फिर तो प्लांट की जो भी हम उगा रहे थे वो सारा हमारा वेस्ट हो गया. तो इसी वजह से इन मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी मैटर करती है, क्योंकि हम क्या हार्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिफरेंट प्लांट से डिफर कर सकता है कि हमको कौन से प्लांट का क्या चाहिए. तो ये डिफर करने की वजह से हमारे पास ये हमारा रिक्वायरमेंट है इन केसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वी फाइंड दैट राइजोबियम फॉर्म्स नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ऑल्सो फ्रैंकिया, अनदर माइक्रोब, फॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स एल्नस. तो एक तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स का दे रखा है, और एक फ्रैंकिया जो है ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस दे रखा है. तो कैन वी आर्टिफिशियली इंड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन अ प्लांट, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस. तो ये तो नेचुरली हमें दिख रहा है, क्या हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं ऐसा? तो हाँ, हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं.
तो इंडक्शन ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे इन एक प्लांट के अंदर? सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स करना पड़ेगा बाय मैन, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उस जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करेंगे? फॉरेन जीन्स को डालेंगे इनटू द प्लांट, और तब उस प्लांट के लिए पॉसिबल होगा टू इंड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमको इंड्यूस करना है प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और हम इंड्यूस करेंगे कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स दैट कैन कॉज सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम्स बाय सम वेक्टर्स इन द डिजायर्ड प्लांट। तो तो हमारे पास राइजोबियम और फ्रैंकिया यहाँ पे आए थे और उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाया था इन प्लांट्स के अंदर, पर हम क्या जीन्स के थ्रू ऐसा कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन्स को थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग डिलीवर कर सकते हैं, और ये सिंथेसाइज कर सकते हैं द प्रोटीन्स फॉर सिंथेसाइजिंग नाइट्रोजनेज एंजाइम, और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है फिर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। तो ऐसे हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन अ प्लांट, मे इट बी लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, उसके बाद बी है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन माइकोराइजा एंड पाइन ट्रीज। तो जो माइकोराइजा है और पाइन ट्रीज है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो हमने ये देखा था कि जो माइकोराइजा है ये फंगस है विच इज ए क्लोरोफिलस, और पाइन ट्रीज पर रहने की वजह से इसको डायरेक्टली फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होता है दैट इज फूड एंड एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, उसको डायरेक्टली पाइन जो है हमारे पास पाइन ट्रीज यहाँ पे उन पाइन ट्रीज से डायरेक्टली इसको फूड एंड एनर्जी मिल रहा है। एक तो ये तो फंगल यानी माइकोराइजा का कंपोनेंट हो गया। देन प्लांट को क्या बेनिफिट्स है? तो जो फंगल हाइफी है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है। तो फंगल हाइफी के वजह से जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है जो उस प्लांट को चाहिए वो इजिली एब्जॉर्ब हो पा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंगल हाइफी। तो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। जो माइकोराइजा एंड पाइन ट्रीज में फंगस और प्लांट का कंपोनेंट है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और इसके वजह से ही इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या म्यूचुअलिस्टिक। तो सिम्बायोसिस हम कहते हैं एज बोथ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन आर बेनिफिटेड, द एसोसिएशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक, या फिर हम कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों स्पीशीज के बीच में। तो क्या ये नेसेसरी है फॉर अ माइक्रोब टू बी इन क्लोज एसोसिएशन विद अ प्लांट टू प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो अब बोल रहा है कि क्या माइक्रोब को क्लोज एसोसिएशन में रहने की जरूरत है ताकि उसको मिनरल न्यूट्रिशन मिल सके? तो हाँ, माइक्रोब मस्ट बी इन क्लोज एसोसिएशन विद द प्लांट फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि द माइक्रोब हैज टू हैव मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शंस टू द प्लांट। तो अगर क्लोज नहीं रहेगा तो मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे। फिर जो माइक्रोब को बेनिफिट तभी मिलेगा जब माइक्रोब आइदर तो प्लांट के अंदर है या फिर ऑन द प्लांट है, यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी बहुत जरूरी है। या तो माइक्रोब पूरा का पूरा अंदर है प्लांट के, या फिर अंदर नहीं है तो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो बाहर की तरफ है। तो ये बहुत जरूरी है फॉर द माइक्रोब टू गेन बेनिफिट फ्रॉम द प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं दे सिक्रीट केमिकल्स व्हिच अट्रैक्ट राइजोबियम व्हिच देन बिगिंस टू मल्टीप्लाई। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो भी चाहते हैं कि राइजोबियम जो है वो अंदर आए। राइजोबियम अंदर आके रूट हेयर की कर्लिंग करवाएगा एंड इट विल एंटर थ्रू द इन्फेक्शन थ्रेड इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। तो यहाँ पे कर्लिंग हो गई और यहाँ पे राइजोबियम इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू अंदर घुस गया। तो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड की है हम एक और क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमारे पास
राइजोबियम जो है एंटर करता है इन द रूट। यहाँ पे हमारा मेन मोटो क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना कि राइजोबियम आखिर कैसे अंदर जाता है। हमारा मोटिव है ये अंडरस्टैंड करना कि या तो जो राइजोबियम है इन रूट नोड्यूल्स के अंदर रहेगा, या फिर यानी अंदर ही है, यानी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। सो दीज नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स टू गेट डिस्चार्ज्ड इनटू द वास्कुलर सिस्टम and get transported throughout the plant through xylem. As seen, specific morphological connections are required for the symbiotic association to function. तो जब तक राइजोबियम अंदर नहीं जाएगा तब तक कैसे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर भी लिया तो जो नाइट्रोजन है उसको जाइलम के थ्रू प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, वो तभी होगा जब हमारे पास जो राइजोबियम है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगा या प्लांट के अंदर रहेगा। तो इसीलिए हमारे पास क्लोज एसोसिएशन जो है वो नेसेसरी हो जाता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, what are essential elements for plants? Give the criteria of essentiality. How are minerals classified depending upon the amount in which they are needed by the plants? इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, फिर क्लासिफाई कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो वो इसेंशियल यानी बहुत जरूरी। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर या प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आर कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट्स। और ये हो गया हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन। अब जो डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स है उसकी वजह से क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इन द प्लांट। तो ये है हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन। उसके बाद है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या क्या है, तो सबसे पहले कि जो एलिमेंट है उसको एक वाइटल रोल प्ले करना चाहिए इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, एंड जो लाइफ साइकिल है प्लांट की वो विदाउट द एलिमेंट जो है कंप्लीट ना हो। उसके बाद फंक्शनली द एलिमेंट शुड बी यूनिक, यानी कि जो फंक्शन है उस एलिमेंट का वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस एलिमेंट का जो यूनिक फंक्शन है वो कोई और एलिमेंट भी कर सकता है, तो हम उस एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट नहीं कहेंगे। सो वाइटल रोल होना चाहिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, और उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है दैट शुड बी इरिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। देन जो वो एलिमेंट है दैट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला तो नेसेसरी होना चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दैट इज इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। उसके बाद अगर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल है तो एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा उस एलिमेंट का, तो दैट फंक्शन शुड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट। ऐसा नहीं कि कोई और एलिमेंट भी वो सेम फंक्शन कर रहा है। एंड देन इट शुड बी इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसमें जो प्लांट है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्राइटेरिया। हम कैसे जो है इस्टेब्लिश करेंगे कि कोई एलिमेंट हमारे पास इसेंशियल है या नहीं है। देन अब हाँ हमारे पास मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कैसे है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इन विच दे आर नीडेड। तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स, नाम से पता चल रहा है कि जो मैक्रो एलिमेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं, वो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलेटिवली प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। तो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, यानी ये 10 मिलीमोल पर केजीज तक चाहिए रहते हैं प्लांट को। इनमें कौन कौन आता है, तो कैल्शियम, हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO,
N nitrogen, then phosphorus, and sulfur and potassium, calcium and magnesium. तो ये होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे याद कर लीजिए ताकि बाकी जो बचे हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विल बी रिक्वायर्ड इन लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। और इनमें क्या क्या आते हैं, तो आयरन आता है, मैंगनीज आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है, मोलिब्डेनम आता है, बोरोन आता है, क्लोरीन आता है, निकल आता है। तो ये है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें याद रखने हैं सारे, और बाकी जो भी बचे वो हमारे हो जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने इसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन किया, फिर हमने बताया कि किस एलिमेंट को तुम बोलोगे कि वो इसेंशियल है या नहीं है। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया इन एलिमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इन विच दे आर नीडेड बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। With the help of examples, describe the classification of essential elements based on the function they perform. अब था essential elements को तो अपने classify कर दिया on the basis of amounts, that is macronutrients and micronutrients. अब कुछ function भी तो perform कर रहे होंगे वो, तो फंक्शन के बेसिस पे अब हमें क्लासिफाई करना है इन एलिमेंट्स को। तो फंक्शंस जो है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे हमारे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स जो है 4 तरीके से हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में क्या होगा, जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स दैट कंस्टिट्यूट द सेल्स। यानी जो भी सेल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अगर इन्वॉल्व है वो हमारा न्यूट्रिएंट, इसेंशियल एलिमेंट, तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में चला जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें हमारा क्या क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। और इस अमाइनो एसिड एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है सेल के अंदर। So these elements are forming the structural components of the plant. तो इसमें आता है हमारे पास ये कंपोनेंट हो सकते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। तो ये था हमारा पहला पार्ट कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के पार्ट हो सकते हैं ये इसेंशियल एलिमेंट्स। देन सेकेंडली ये कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं। सो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, पहला तो फॉस्फोरस होता है। तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो मैग्नीशियम है दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल एंड टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो पहला हो गया स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। फिर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड यानी क्लोरोफिल में हो सकता है, या फिर एटीपी में हमें पता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो फॉस्फोरस होता है एटीपी में। देन मैग्नीशियम होता है हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर। तो ये हुआ हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। देन कम्स इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम यानी कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसमें से जो मैग्नीशियम है that will act as activator of enzymes like phosphoenol pyruvate carboxylase and ribulose biphosphate carboxylase oxygenase। तो यहाँ पे आती है आपकी नॉलेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। तो आपको जहां जहां से भी पता है कि मैग्नीशियम हमारा इनहिबिटर या एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है, तो आपको उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। देन जिंक जो है इट विल एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का होता है नाइट्रोजनेज का, विच प्लेज अ मेजर रोल, एक्टिव रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको जो भी एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट्स पता है और आपको पता है कि ये किसी एंजाइम का या तो एक्टिवेटर है या तो इनहिबिटर है, तो वो आप सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स।
उसके बाद लास्ट है हमारे पास मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेल। तो ये कौन कौन करता है हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर? तो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं दैट प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें से क्या क्या आता है? तो एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है कि जो पोटेशियम है दैट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बाय रेगुलेटिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड टर्जिडिटी ऑफ द सराउंडिंग गार्ड सेल्स। तो जो सराउंडिंग गार्ड सेल्स हैं उनकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड टर्जिडिटी को रेगुलेट करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में जो रोल प्ले करता है दैट इज एन इसेंशियल एलिमेंट, दैट इज पोटेशियम। तो हमने सारे इसेंशियल एलिमेंट्स के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं देख लिए। तो अब हम हेडिंग्स देखेंगे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यानी जो भी हमारे प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें हो सकते हैं। देन दे कैन बी कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, देन दे कैन बी इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, देन लास्टली दे कैन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। स्ट्रक्चरल में हमें स्ट्रक्चर्स का पार्ट है वो बताना है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में हमें एटीपी के बारे में बताना है, देन क्लोरोफिल के बारे में बताना है, इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स आपको कंबाइंड नॉलेज यूज करनी है सारे चैप्टर्स की, एंड देन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारे पास लास्ट है दैट विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसमें हमारा पोटेशियम जो है इसेंशियल एलिमेंट दैट इज वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वी नो दैट प्लांट्स रिक्वायर nutrients. If we supply these in excess, will it be beneficial to the plant? If yes, how? If no, why? तो हमें पता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट तो चाहिए। अब प्लांट को आप न्यूट्रिएंट दे रहे हो, अगर आप एक्सेस में दे दिए, आपने एक्सेस में दे दिया तो क्या बुराई है? है क्या कोई बुराई अगर आपने एक्सेस में दे दिया? अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सबसे पहले कि हमें क्या आंसर करना है कि अगर आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस में सप्लाई करते हो तो क्या ये बेनिफिशियल होता है फॉर द प्लांट? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो न्यूट्रिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर? तो जो प्लांट है दैट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। और बीइंग अ पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उसके पार्ट होते हैं हमारे ये एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एज वेल एज टेक पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये जो nutrients हैं they will form structural components of the cell and also they will take part in biochemical reactions। ये तो हमें पता है कि biochemical reactions में पार्ट लेते हैं और साथ ही structural components भी होते हैं। तो अगर हमने एक्सेस में दे दिया न्यूट्रिएंट्स को तो अब क्या होगा, हमें ये बताना है कि एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स के होने पे क्या होता है। तो एक्सेस जो है उससे क्या होगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट दैट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ गेट्स रिटार्डेड। ये तो हमें पता है, हमने बहुत बार देखा है कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लांट क्या होती है। ये तो हुआ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लांट। सो लैक ऑफ एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन कॉजेज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर उससे कम ही एलिमेंट प्लांट को मिल रहा है तो प्लांट हमारा डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगा, और हम ऐसा नहीं चाहते कि प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करे। तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है दैट इज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। हम कोशिश करते हैं कि उतना तो हम प्लांट को न्यूट्रिएंट दें। उसके बाद अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे अबव देयर क्रिटिकल कंसंट्रेशन देन इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी। अब इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी क्या होता है? सो इट इज नॉट बेनिफिशियल टू द प्लांट। पहला तो हमने आंसर दे दिया, इट इज नॉट बेनिफिशियल टू द प्लांट। और उसके बाद इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं टॉक्सिसिटी के? अगर नॉट बेनिफिशियल है ये तो हमने बता दिया कि अगर अब कैसे जो है नॉट बेनिफिशियल है, तो टॉक्सिसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफन इनहिबिट्स द अपटेक एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अदर एलिमेंट्स।
सो अगर टॉक्सिक है एलिमेंट तो दूसरे एलिमेंट्स के अपटेक एंड फंक्शनैलिटी को वो प्रिवेंट करने लगेगा। अगर हमने एक्सेस दे दिया किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट को तो वो दूसरों को इनहिबिट करने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने इतने बार देखा है कि जो मैंगनीज टॉक्सिसिटी होती है दैट विल अफेक्ट द अपटेक ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, CMI। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की के अपटेक को भी इनहिबिट करेगा एंड ऑल्सो देयर एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करेगा। और ऐसा हम नहीं चाहते कि बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी काम ना कर पाए और उनकी भी टॉक्सिसिटी, उनका भी अपटेक और काम अच्छे से ना हो। सो दैट विल अकर ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ सम एलिमेंट। सो ये तो हमने देखा है कि क्या करता है मैंगनीज टॉक्सिसिटी, हमने पहले के क्वेश्चंस में कई बार देखा है। तो यही सेम हमें लिखना है। तो क्या हमने फाइनली डिराइव किया कि एक्सेस ऑफ एलिमेंट से टॉक्सिसिटी होगी जिससे प्लांट ग्रोथ हैम्पर होगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, सो हम एक्सेस में नहीं देंगे न्यूट्रिएंट्स को। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेस the events starting from the coming in contact of rhizobium to a leguminous root till nodule formation. Add a note on importance of leg hemoglobin। तो हमें पूरा स्टेप्स बताना है कि कैसे आखिर राइजोबियम जो है बनाता है हमारे पास रूट नोड्यूल ऑफ अ पल्स प्लांट में जाके क्या करता है राइजोबियम, और उसके बाद हमें लेग हीमोग्लोबिन के इम्पोर्टेंस पे एक नोट लिखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं इन कॉन्टैक्ट ऑफ राइजोबियम टू अ लेग्यूमिनस प्लांट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रूट हेयर ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट होता है दैट इज सराउंडेड बाय राइजोबियम। आप देख सकते हैं कि ये रूट हेयर है और ये राइजोबियम है, इसने इसको सराउंड करके रखा है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है दैट इज स्टिमुलेटेड टू मल्टीप्लाई एज प्लांट रूट्स सीक्रेट सर्टेन केमिकल सिग्नल्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स। तो जैसे ही राइजोबियम इस रूट हेयर के पास आया तो इस रूट हेयर ने केमिकल स्टार्ट करना सिंथेसाइज कर दिया जिसको फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, और ये फ्लेवोनॉइड्स ने राइजोबियम को प्रमोट किया फॉर मल्टीप्लाइंग। यानी बहुत अब पहले यहाँ पे इतना ही राइजोबियम था, अब इस रूट हेयर ने केमिकल सीक्रेट कर दिए ताकि ये राइजोबियम जो है मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही राइजोबियम ने मल्टीप्लाई किया तो जो रूट हेयर है उसकी कर्लिंग शुरू हो गई। राइजोबियम रूट हेयर के अराउंड कोलोनाइज करने लगा और उसके वजह से जो रूट हेयर है वो कर्ल हो गया। यानी कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास राइजोबियम ने कोलोनाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब रूट हेयर कर्ल हो गए, उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। अब राइजोबियम जो है उस रूट नोड्यूल में इन्फेक्शन करना शुरू करेगा और इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होगी विच एक्सटेंड्स अप टू द कॉर्टेक्स। तो जो इन्फेक्शन थ्रेड है जो हमारी फॉर्म हो रही है दैट विल एक्सटेंड अप टू द कॉर्टेक्स, और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू ये राइजोबियम जो है एंटर करेगा एंड इट विल स्टार्ट इन्वेडिंग द कॉर्टेक्स। सो हमारे पास इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा अप टू कॉर्टेक्स, राइजोबियम जो है वो एंटर करेगा। उसके बाद एंट्री ऑफ राइजोबियम हो गया थ्रू द इन्फेक्शन थ्रेड अप टू कॉर्टेक्स, एंड देन इन द कॉर्टेक्स क्या होगा कि ये जो राइजोबियम है जाके हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का फॉर्मेशन करने लगेगा। तो कॉर्टेक्स तक पहुंच गया राइजोबियम। अब क्या करेगा ये, द इन्वेजन of the cortex by rhizobium leads to the differentiation of the cortical cells। So राइजोबियम ने कॉर्टेक्स को इन्वेड किया और इससे क्या हुआ, कॉर्टेक्स स्टिम्युलेट हुआ टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, एंड ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स की वजह से देयर इज अपीयरेंस ऑफ नोड्यूल्स। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स की वजह से जो रूट्स हैं दैट दे स्टार्ट अपीयरिंग लाइक नोड्यूल्स, एंड दीज नोड्यूल्स स्टार्ट इनलार्जिंग एंड एक्सटेंडिंग देयरबाय इन्वेडिंग द पेरिसाइकिल। सो जो इन कॉर्टेक्स के सेल्स को मॉडिफाई करके नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बने, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स अब नोड्यूल्स के फॉर्म में होंगे, नोड्यूल्स बनने लगेंगे बाय प्रोट्रूजन एंड इनलार्जिंग। सो
स्वेलिंग और बल्ज जैसे हमें ये दिखेंगे, क्योंकि नोड्यूल्स बन रहे हैं। अब कॉर्टिकल सेल्स मॉडिफाई हो रहे हैं, किसमें, हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स मॉडिफाई हो रहे हैं इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास रूट नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रूट नोड्यूल्स जो है हमें कैसे दिखेंगे, तो स्वेलिंग की तरह दिखेंगे, बिकॉज ऑफ प्रोट्रूजन आउटवर्ड्स टू फॉर्म अ बल्जिंग और स्वेलिंग। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कनेक्शंस, तो जो बैक्टीरिया होते हैं दैट इनहिबिट द नोड्यूल्स, इनहैबिट द नोड्यूल्स, यानी कि जो यहाँ पे नोड्यूल्स बने हैं हमारे पास, दे विल perform nitrogen fixation and allow these nitrogen derivatives to get discharged into the vascular system and transported to the plant through the xylem। तो आप देख सकते हैं पहले ये नोड्यूल बना, धीरे धीरे ये प्रोलिफरेट कर रहा है स्वेलिंग के फॉर्म में, एंड इट विल इन्वेड द पेरिसाइकिल, और यहाँ तक पहुंच जाएगा ताकि कि नाइट्रोजन बने, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, और जो भी हमारे पास नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं वो डायरेक्टली जाइलम के थ्रू प्लांट को ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये इतना डीप हो जाएगा हमारा राइजोबियम। आप देख सकते हैं, आपको ऐसा ही आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आया राइजोबियम, रूट हेयर ने केमिकल्स सिक्रीट किए, फ्लेवोनॉइड्स, राइजोबियम ने मल्टीप्लाई किया, कोलोनाइज करने के वजह से रूट जो है वो बेंड हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनी, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू राइजोबियम कॉर्टेक्स तक पहुंच गया, कॉर्टेक्स ने उसको कॉर्टेक्स में उसने कॉर्टिकल सेल्स को मॉडिफाई किया टू फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनते जाएंगे ताकि रूट पूरा नोड्यूल्स में बन जाए और स्वेल हो जाए, और फाइनली ये पेरिसाइकिल तक पहुंच जाएंगे ताकि आसानी से जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं दे विल गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, फिर हमारे पास लेग हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस हमको बताना था। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनेज है दैट कैन नॉट परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है दैट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो हम अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन रहा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, और ऐसा हम नहीं चाहते। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर के तौर पे हमने दिया है लेग हीमोग्लोबिन। सो this leg hemoglobin will act as an oxygen scavenger and it will protect the enzyme nitrogenase by maintaining an anaerobic environment around it। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है वो एनारोबिक एनवायरनमेंट अटेन करने में हेल्प करेगा फॉर द नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, तो ऐसे तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे पूरे डायग्राम्स बना के बताना है कि कैसे हमारे पास राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर एंटर करता है और कैसे हमारा नोड्यूल फॉर्म होता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिव द बायोकेमिकल इवेंट्स अकरिंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ अ पल्स प्लांट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज इट्स फेट। अब जो है रूट नोड्यूल बन चुका है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिर कैसे होता है, एंड व्हाट इज द फेट ऑफ, हमें बताना है एंड प्रोडक्ट का फेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन द रूट नोड्यूल ऑफ अ प्लांट। तो रूट नोड्यूल जो होता है पल्स प्लांट में, हमें पता है कि उधर राइजोबियम होगा, उसने रूट नोड्यूल बना लिया है। बेसिकली हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का बताना है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन है, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट होती है बाय लेग हीमोग्लोबिन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में आखिर होता क्या है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास जो हमारे पास नाइट्रोजन है दैट इज रिड्यूस्ड टू 2 molecules ऑफ अमोनिया catalyzed by the enzyme nitrogenase utilizing ATP as an energy source। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए विथ बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स। तो आप देख सकते हैं एक नाइट्रोजन 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स और 16 ATP से 16 ADP प्लस 16 फॉस्फेट एंड 2 molecules ऑफ अमोनिया हमारा बनता है। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि 2 molecules ऑफ अमोनिया यहाँ बन के आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नाइट्रोजन रहता है और रिडक्शन होके हमारे पास 8H प्लस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8H प्लस जो है उसके हेल्प से हमारे पास 2 molecules ऑफ अमोनिया हमें मिल रहा है।
तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हमारा एंड प्रोडक्ट है। अब एंड प्रोडक्ट हमें पता कर लिया, अब इसका फेट क्या होता है। जो हमारा एंड प्रोडक्ट यहाँ पे अमोनिया है, इसका क्या फेट है। तो सबसे पहले जो अमोनिया है, that will get protonated to form ammonium ions, which is utilized to synthesize amino acids by the process of reductive amination and transamination. तो 2 प्रोसेसेस हैं, अभी हम पढ़ेंगे, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। तो जो ये अमोनिया है, पहले तो अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो गया, और अब ये अमोनियम आयंस का 2 फेट और हो सकता है, दैट या तो रिडक्टिव एमिनेशन होगा या फिर हमारे पास दूसरा क्या होगा, ट्रांसएमिनेशन। और इससे जो है, इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद ये यूटिलाइज कर लिए जाएंगे बाय द प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्टिव एमिनेशन क्या है। तो रिडक्टिव एमिनेशन में जो एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास अमोनिया है वो रिएक्ट करता है, हमने देखा था ये पिछले क्लास में। अमोनिया विल रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एंड उसके बाद हमारा बनेगा क्या, ग्लूटामिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। सो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज जो है एंजाइम एक्ट करके हमारे पास अमोनियम आयंस को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा। सो ग्लूटामेट इज एन इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड। तो यहाँ से हुआ हमारा रिडक्टिव एमिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। Then the second one is transamination. तो transamination में क्या होगा, transamination is the process by which amino group is transferred from an amino acid donor. तो एक amino acid donor है हमारे पास, तो यहाँ का amino acid donor से, और यहाँ पे हमारे पास amino receptor है, that is a keto acid. So amino acid donor and a keto acid acceptor हमको चाहिए, and enzyme होगा transaminase. An example is of this reaction is the production of aspartic acid from glutamic and oxaloacetic acid. So glutamic acid है, oxaloacetic acid है, और हमारा बन क्या रहा है, aspartic acid. So अमाइनो एसिड डोनर एंड दूसरा इज अमाइनो एसिड एक्सेप्टर, ये इन दोनों ने रिएक्ट किया, ट्रांसएमिनेज एंजाइम है, और हमारा बन के आ रहा है एस्पार्टिक एसिड, दैट इज कीटो एसिड बन रहा है, एंड दूसरा हमारे पास अमाइनो एसिड बन रहा है। तो ये है हमारे पास ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस। फिर हमारे पास क्या फेट हो सकता है इस अमोनिया का। पहला तो हमारा रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन हमने देख लिया, और हमारा यूटिलाइजेशन हो सकता है बाय द प्लांट। तो प्लांट कैसे यूटिलाइज करेंगे, सो द अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन आर यूज्ड फाइनली टू फॉर्म प्रोटीन्स फॉर्मिंग द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्रोटीन्स बनने में हेल्प करते हैं ये, फॉर एग्जांपल एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन। एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन फॉर्म करने में ये अमाइनो एसिड्स हमारे हेल्प करेंगे। एस्पार्टिक एसिड से बनता है एस्पैराजीन, ग्लूटामिक एसिड से बनता है ग्लूटामीन बाय एडिशन ऑफ 1 अमाइनो एसिड ग्रुप, यानी एक अमाइनो एसिड आप इसमें ऐड कर दो तो एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन बन जाएगा। सो प्रोटीन्स जो है हमारे फॉर्म करने में हेल्प करेंगे ये जो अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए हैं। उसके बाद जो अमाइड्स एंड यूराइड्स आर आल्सो फॉर्म्ड which are exported to other plant parts through the transpiration stream from the root nodules. तो पहला तो हमारे एसिड्स बने और एस्पैराजीन बना, ग्लूटामीन बना, उसके बाद अमाइड्स और यूराइड्स भी बनते हैं दैट आर एक्सपोर्टेड टू अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो ट्रांसपिरेशन के वजह से जो पुल होता है उसके हेल्प से ये अमाइड्स एंड यूराइड्स भी जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोपोनिक्स। So hydroponics have been shown to be a successful technique for growing of plants, yet most of the crops are still grown on land. तो अब हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुल हो गया, तभी भी हम देखते हैं कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो हम लैंड पे ही उगाते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स है क्या, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम विदाउट सॉइल। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं हाइड्रोपोनिक्स के। सो इवन दो हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन अ सक्सेसफुल टेक्निक, मेनी प्लांट्स आर स्टिल ग्रोन ऑन लैंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस।
सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ सेटअप है दैट इज वेरी हाई, एंड ऑल्सो वेरी हाई क्वालिटी क्रॉप्स दैट हैव हाई मार्केट वैल्यू मेक्स द कल्टिवेशन इकोनॉमिकली feasible. पहले तो हाइड्रोपोनिक्स में आप इतना पैसा लगाएंगे और आप कोई ऐसा क्रॉप उगा रहे हैं जिसका प्राइस ही बहुत कम है, तो आपको फायदा कुछ नहीं होगा. इसीलिए आप ऐसे हाई मार्केट वैल्यू क्रॉप्स को ही उगा सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स. देन इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस. अब बोल रहा है कि ये तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, क्योंकि फ्रीक्वेंट इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एयर आपको डालना पड़ेगा. बार बार न्यूट्रिएंट खत्म होगा, आपको बार बार डालना पड़ेगा. एयर आपको रेगुलरली डालना पड़ेगा. तो ऐसा आप छोड़ नहीं सकते, आपको रेगुलरली इसमें मेहनत करनी पड़ेगी. सो इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस ऑफ कोर्स. उसके बाद such plants grown in laboratory conditions are susceptible to environment conditions and require special care. अब आप पानी के अंदर उगा रहे हैं प्लांट को. प्लांट तो यूजुअली लैंड पे उगाया जाता है, तो आप उसको डिफरेंट कंडीशंस दे रहे हैं, यानी आप उसको ससेप्टेबल बना रहे हैं टू एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब अचानक अगर उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल जाए तो उसको वो सरवाइव नहीं कर पाएगा प्लांट, तो आपको स्पेशल केयर देनी पड़ेगी. अब आपने स्पेशल मेथड चूज किया है तो जाहिर सी बात है आपको स्पेशल केयर देनी पड़ेगी प्लांट को. तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ हाइड्रोपोनिक्स की. मुश्किल है हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू फॉर कल्टिवेटिंग. तो हम कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन सॉइल का कुछ फायदा भी होना चाहिए. तो जो सॉइल होता है दैट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आपको जरूरत नहीं है कि आप न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते रहें. ऑल्दो एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड, the techniques involved in cultivation of soil are comparatively less cumbersome. मतलब मेहनत तो दोनों में है, पर हाइड्रोपोनिक्स में बहुत ज्यादा मेहनत है. सो अगर हम लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली लैंड पे ही ग्रो करेंगे. हम हाइड्रोपोनिक्स को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कॉस्टली है. पहले तो बहुत कॉस्टली है, देन बहुत कम्बरसम है. इतना ज्यादा हमारे पास हमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी फॉर कल्टिवेशन. और ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में हम कर सकते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज में तो इसका क्वेश्चन ही नहीं आता, और हाई मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट्स पे ही कर सकते हैं. इसीलिए हम सॉइल में ही ग्रो करना प्रेफर करेंगे. हम हाइड्रोपोनिक्स को प्रेफर नहीं करेंगे इन जनरल. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के. तो आप अगर देखें तो इस सारे चैप्टर्स में ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता रहने चाहिए, और क्वेश्चंस उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिससे हमारे पास एमसीक्यू भी बन सकता है, छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए. तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.